तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, मैं पुजारी यार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी की क्लास यानी समाजशास्त्र विषय लेकर आता हूँ। आप सब जो भी प्रतियोगी छात्र छात्राएँ हैं, यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी, जीडीटी, जीडीसी यानी कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, केबीएस, एनबीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, असिस्टेंट प्रोफेसर, अब जो है चाहे आप प्रोक्ता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, जैसे आप यूपी पीजीटी हो गया, एमपी हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, यूपीएससी, यूपीपीएससी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, तो जिसमें सोशियोलॉजी सब्जेक्ट यानी कि समाजशास्त्र विषय से प्रश्न पूछे जाते हों, तो उस हर एक एग्ज़ाम यानी कि हर एक परीक्षा के लिए ये क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि ये क्लास आप सभी के एग्ज़ाम में यानी कि परीक्षा में काफ़ी सहयोगी साबित होगा। ठीक है, तो आप लोग मेरी क्लास देख ही रहे हैं, जान ही रहे हैं। आप लोगों का कमेंट बराबर आता है, आप लोग बताते हैं जो पिछले एग्ज़ाम्स दिए हैं कि सर आपका ये क्लास काफ़ी परीक्षा में सहयोगी साबित हुआ, जो काफ़ी प्रश्न यहाँ से मिले हैं। तो आप लोग आइए क्लास को शुरुआत करते हैं। सब लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए आप सब लोग, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं नोट्स करते चलिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने से इस निःशुल्क क्लास का बेनिफिट आप जैसे और फ्रेंड्स को और मित्रों को प्राप्त हो सकेगा। ठीक है, तो समय बहुत कीमती है, आप सभी के पास समय का भी काफ़ी अभाव है, क्योंकि आप सभी का जो यूजीसी नेट जेआरएफ वाले हैं दिसंबर का फार्म डाल ही दिए, अभी ख़त्म हुआ है, तो आप लोगों का भी एग्ज़ाम होगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर का अब फरवरी में परीक्षा लगे ही है आप सभी का। कब लगा? फरवरी में। तो आप लोगों के पास समय बहुत कम है, तो जी जान से एक हो कर दीजिए, दिन रात एक करके तैयारी कर लीजिए, ताकि आप लोग जो है एक सीट अपना उसमें रिजर्व कर लीजिए और असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइए। और फिर जब असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे तो फिर क्या बात ही क्या कहना है, जिसका कोई जवाब ही नहीं है ना। आप लोगों का क्या रुतबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का नहीं होगा, किसका होगा, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं मुझे पता है। और आपका जो अप्रैल में है पीजीटी वाले हमारे प्रवक्ता वाले हैं जो प्रतियोगी छात्र छात्राएँ हैं, वो भी ध्यान दें, क्योंकि आपके पास भी समय बहुत कम है। ऐसा नहीं फरवरी में असिस्टेंट प्रोफेसर का है, तो कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे हमारे फ्रेंड्स जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर का भी फरवरी में है और पीजीटी का भी आपका अप्रैल में है। तो उन लोग तो खासकर जी जान से एक लग जाए, तो अगर इसमें ना तो उसमें तो ज़रूर ही एक। वैसे मुझे पता है जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हैं उनका तो एक अब की तो हो ही जाएगा कहीं ना कहीं, और पीजीटी वाले अप्रैल में जिनका है, इनका भी आपके पास थोड़ा सा समय ज़्यादा है असिस्टेंट प्रोफेसर की अपेक्षा। तो आप लोग भी दिन रात एक करके लग जाइए परीक्षा के लिए तैयारी में। ठंडी तो है, लेकिन क्या करेंगे, ठंडी करने थोड़ी काम चलेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ेंगे तभी तो रिजल्ट दे पाएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट। तो फ्रेंड्स, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्लास को शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं आपका आज का प्रश्न क्या है। तो आप ये देख ही रहे हैं, आप सभी के लिए मैं समाजशास्त्र विषय से पूछे जाने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की एक व्याख्यात्मक श्रृंखला ये मैं लेके आया हूँ, बता ही देता हूँ आप सभी को। और सोशियोलॉजी का क्लास लेके आता हूँ, ये भी आप लोग देख ही रहे हैं, जान ही रहे हैं। और आपका ये क्लास मैं बता ही दिया, यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी, मतलब आप लोग चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ की एग्ज़ाम दे रहे हैं या प्रोक्ता की दे रहे हैं या गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, चाहे भी किसी भी स्टेट से हों आप, जो चाहे यूपी से हों, बिहार से हों, दिल्ली से हो, हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, किसी भी स्टेट से हो, अगर आप कहीं भी रह के तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से, इंडिया के किसी कोने में, इंडिया क्या चाहे अब इंडिया से बाहर भी रह रहे हो, तो भी ये क्लास आप लोगों के लिए केवल समझ में अगर आती हो, हिंदी भाषा ही आप हो, तो आपके लिए कब थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हो हिंदी भाषी, तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर देखा कीजिए, काफ़ी सहयोगी साबित होगा परीक्षा में सोशियोलॉजी की क्लास। ठीक है, तो आइए आज आपका क्लास की शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 1, क्योंकि आपके पास समय का बहुत अभाव है, तो समय बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान दीजिए, इस समय को आप लोग गंवाएं ना और पढ़ाई शुरू कर दीजिए जो पढ़ाई ना शुरू किए हैं। तो प्रश्न नंबर 1 आपका क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए। प्रश्न उत्तर नंबर 1 है आज का, ये कह रहा है निम्नलिखित में से भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य क्या है? भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य जिसकी स्थापना सन 1976 में किया गया था, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भी एक प्रश्न यहाँ बन गया, देखिए कि भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब किया गया था? तो सन 1976 में। ये ऐसे एक आपका प्रश्न बन जा रहा है, आप नोट कर लीजिएगा इसको। तो ये पूछ रहा है यह भारत के किस राज्य में
स्थित है? तो ऑप्शन ए कह रहा है पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन बी कह रहा बिहार में स्थित है, ऑप्शन सी कह रहा उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन डी कह रहा झारखंड में स्थित है। तो ये किस राज्य में स्थित है भीमबाध वन्यजीव अभयारण्य? आप लोग जो है कमेंट करके बताइए। तो ये आपका इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, इसको नोट करके रखिएगा, बिहार राज्य में स्थित है क्या आपका भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य। तो ये सन 1976 में इसकी स्थापना हुई है। बिहार राज्य के ये मुंगेर जिले में स्थित है, यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ये जो अभयारण्य है इसकी लंबाई जो है 680.94 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ठीक है, इसकी लंबाई 680.94 वर्ग किलोमीटर में है। यहाँ कौन से जानवर पाए जाते हैं इस वन्यजीव अभयारण्य में? आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ भालू हैं, तेंदुआ हैं, जंगली सूअर हैं, भेड़िया हैं, बंदर है, लंगूर है, नीलगाय है, मगरमच्छ है, मोर इत्यादि जानवर और पक्षियाँ यहाँ सब पाए जाते हैं भीमबाध वन्यजीव अभयारण्य में। ठीक है, तो यहाँ एक सबसे बड़ी विशेषता और है इस भीमबाध अभयारण्य की, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये प्राकृतिक वादियों व घने जंगलों से घिरा हुआ भीमबाध अभयारण्य है। यहाँ सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यहाँ गर्म जल के असीम स्रोत पाए जाते हैं। नोट करके रखिएगा, किस चीज़ के? गर्म जल के असीम स्रोत पाए जाते हैं। ये जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्रश्न जो है नंबर जो 1 है आपका, ये परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं ऐसे प्रश्न को। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। प्रश्न नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है कि अभी हाल ही में बिहार राज्य के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला? देखिए क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 2, अभी हाल ही में बिहार राज्य के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला? ये सोना यानी कि स्वर्ण का भंडार मिला। अब सोच लीजिए आप लोग कि बिहार राज्य जो है सबसे गरीब राज्य की श्रेणी में आता है, जबकि ये प्राकृतिक संपदाओं से भरा पड़ा है। यहाँ मार खनिज, सोना, चांदी, हीरा, जवाहर, मोती और काला सोना तो यहाँ ये आप लोग जान ही रहे हैं, काला सोना पहले से यानी। लेकिन फिर भी ये गरीब राज्य क्यों है? क्योंकि वहाँ कुछ ऐसी ज़रूर व्यवस्थाएं सरकार द्वारा जो की गई हैं, कुछ कमियां हैं जो कि बिहार राज्य इतना प्राकृतिक संपदाओं से जो है भरा पड़ा है, लेकिन वहाँ के लोग जो है गरीब है, इधर उधर के राज्य में जाते हैं रोजगारी मतलब बेरोजगारी में नौकरी वगैरह करने, जबकि उनके यहाँ खुद इतना है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे सिस्टम की ज़रूर कमियां होंगी। तो इसका आइए देखते हैं हम लोग इस प्रश्न को। फिलहाल हमको परीक्षा क्वालिफाई करना है, सबसे बड़ी चीज़ है। तो यहाँ देखें, बाकी तो एग्ज़ाम के बाद परीक्षा जब हम एक सिलेक्शन पा जाएंगे तो पूरी ज़िंदगी पढ़ना ही पढ़ना है, ज्ञान ही प्राप्त करना है और ज्ञान बांटना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ये देखिए, अभी हाल ही में बिहार राज्य के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है मुंगेर जिले में। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है जमुई जिले में, ऑप्शन सी कह रहा है बांका जिला, ऑप्शन डी कह रहा है कटिहार जिला बिहार राज्य का। ठीक है, तो इसमें क्या है ये प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 जो है ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये ऑप्शन बी क्या है? जमुई जिला। कहाँ पे? ये सोने का भंडार बिहार राज्य के जमुई जिला में पाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आइए आपका क्या है अगला प्रश्न, प्रश्न उत्तर नंबर 3 ये क्या कह रहा है? ये प्रश्न नंबर 3 आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा नृत्य के रूप में जाना जाता है? ठीक है, बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन ए है, क्या है ऑप्शन है? ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऑप्शन ए है जुमारी नृत्य, ऑप्शन बी है आपका कजरी नृत्य, ऑप्शन सी है जाट जटिन नृत्य, ऑप्शन डी है झिझिया नृत्य। तो इसमें से आंसर इसका क्या हो जाएगा? आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न उत्तर नंबर 4 ये है, ये सॉरी फ्रेंड, प्रश्न उत्तर नंबर 3 है। तो 3 ए देखिए, ये पीजीटी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आपका ये जो प्रश्न नंबर 3 है ये पीजीटी 2004 में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा नृत्य के रूप में जाना जाता है? ये गरबा नृत्य जो है। तो आपका ऑप्शन ए कह जुमारी नृत्य, ऑप्शन बी कजरी नृत्य, ऑप्शन सी जाट जटिन नृत्य, ऑप्शन डी झिझिया नृत्य। ठीक है, ये पीजीटी प्रवक्ता के जो है ये पूछा जा चुका है 2004 में, मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट करके चलिएगा इस प्रश्न को। तो इसका कौन से नृत्य के, ये प्रश्न नंबर 3, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? ये आपका जुमारी नृत्य।
ठीक है। बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो जुमारी नृत्य है, ये गरबा नृत्य में जाना जाता है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं क्या आपका प्रश्न उत्तर नंबर 4 आपका ये क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 आपका ये प्रश्न उत्तर नंबर 4 क्या कह रहा है, आप ध्यान दीजिए। ये कह रहा है पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ये प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि ये पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आपका ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी केरल राज्य। तो आप लोग बताइए प्रश्न नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है? बिहार राज्य से। आपका जो पाइका नृत्य का संबंध है ये बिहार राज्य से है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका देखिए क्या है, आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। ये प्रश्न नंबर 5 आपका क्या कह रहा है। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हैं, ये परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। ये प्रश्न जो पूछे नहीं गए हैं लेकिन परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। आप देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है अभी हाल ही में मीठी क्रांति को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य को केंद्र सरकार द्वारा जो सौगात दिया गया यह किससे संबंधित है? ठीक है, तो अभी हाल ही में ये मीठी क्रांति क्या है, पहली बात यही आप जानना चाहिए आपको। मीठी क्रांति को बढ़ावा देने के लिए राज्य जो है बिहार राज्य को, ये जो बिहार राज्य है इसको केंद्र सरकार द्वारा जो सौगात दिया गया है यह किससे संबंधित है? मतलब सौगात मतलब जो सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा बिहार राज्य को जो दिया गया मीठी क्रांति के बढ़ावा देने के लिए ये किससे संबंधित हो? तो मीठी क्रांति आप लोग जान लीजिए पहले, ये शहद से जुड़ा हुआ है, ठीक है। शहद माने मधु से जुड़ा हुआ है, ठीक है, मीठी क्रांति। तो यही पूछ रहा मीठी क्रांति को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य को केंद्र सरकार द्वारा जो सौगात दिया गया है किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है चीनी उत्पादन से, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है गुड़ उत्पादन से, ऑप्शन सी कह रहा है चुकंदर उत्पादन से, ऑप्शन डी कह रहा है शहद उत्पादन से। जो मैंने अभी आपको बता ही दिया, आपको आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, शहद से, ठीक है। तो इसमें जो केंद्र सरकार द्वारा जो बिहार में मीठी क्रांति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से बड़ी सौगात दी गई है, ये बिहार राज्य के 17 जिलों को चयन किया गया है, ठीक है, शहद उत्पादन के लिए, शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। जो राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहरी मिशन के तहत इसका चयन किया गया है 17 जिलों का, ठीक है। जिसमें किसको शामिल किया गया है? आपको महिला समूहों को, किसानों को, ठीक है, और जो सरकारी समितियों को अनुदान देकर प्रोत्साहित किया जाना है, जो है किया जाना है, क्या किया गया है, ठीक है। ये बिहार राज्य के इसमें जो 17 ज़िले हैं, आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। औरंगाबाद ज़िला है, भागलपुर ज़िला है, भोजपुर है, दरभंगा है, पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है, जमुई ज़िला है, किशनगंज है, मधुबनी है, मुजफ्फरपुर है, पटना ज़िला भी है, पूर्णिया है, रोहतास है, समस्तीपुर है, सारण है, सीतामढ़ी, वैशाली ज़िला का चयन किया गया है। इस प्रकार इसमें जो है मैंने सभी ज़िलों को बता दिया, आपका 17 ज़िले हैं, इसको तो नोट करके आप लोग रखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप समझ गए हैं। मीठी क्रांति मतलब शहद से मधुमक्खी पालन से जुड़ा हुआ है कुल मिला के, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 आप लोग, ये प्रश्न नंबर 6 आपका कह रहा है निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि अधिकतर शक्तिशाली अमेरिकी व्यापारिक उद्यमों में से कुछ वस्तुतः आदतन अपराधी थे? अच्छा, ये प्रश्न नंबर 6 है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसने ये कहा है, मतलब किसने कहा, किस समाजशास्त्री ने कहा, किस विद्वान ने कहा, क्या कहा है कि अधिकतर, यहाँ से ध्यान दीजिए कि अधिकतर शक्तिशाली अमेरिकी व्यापारी जो है, अधिकतर शक्तिशाली अमेरिकी व्यापारी उद्यमों से कुछ वस्तुतः आदतन अपराधी थे। क्या थे? आदतन अपराधी थे। तो इसकी बात किस समाजशास्त्री ने, किस विद्वान ने कहा है? तो आपका ऑप्शन ए है हरमन मैनहीम, ऑप्शन बी है E.H. सदरलैंड। देखिए आपको आंसर मिल गया, आप ऐसे प्रश्नों को आंसर गलत कर ही नहीं सकते। आपका ऑप्शन सी है जॉन मैक, ऑप्शन डी है इलियट और मेरिल। तो इसका आंसर आप लोग जान ही गए हैं पहले से कि E.H. सदरलैंड महोदय हैं। ऑप्शन बी ये सही है, ठीक है, ऑप्शन ई सदरलैंड महोदय, क्योंकि इन्होंने इनकी जो पुस्तक है सुसाइड, द सुसाइड, आप लोग नोट करके रखिएगा, ये सदरलैंड जो है, ठीक है, ये आपके
सदरलैंड अधिक शक्तिशाली अमेरिकी व्यापारियों में उद्यमों में से कुछ हो सकता है। आदतन अपराधी जो सफ़ेदपोश अपराध के माने जाते हैं। सफ़ेदपोश अपराध के बाद इन्होंने काफ़ी इनकी सफ़ेदपोश अपराध की अवधारणा रही है सदरलैंड। जो इनकी पुस्तक है आप लोग नोट करके रखिएगा, ये प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, इनकी पुस्तक क्या है, प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। इसी में इन्होंने उच्च प्रतिष्ठित क्या है ये सफ़ेदपोश अपराध जान ही रहे कहाँ किसके बीच पाया जाता है। ये लोग आप हर देश में ये पाया जाता है। जैसे इसमें आता है जालसाजी करना, धोखाधड़ी करना, घूसखोरी करना, टैक्स चोरी। इसमें आप लोग कौन लोग शामिल है, इसमें जो है लाल फीताशाही टाइप के लोग यानी बड़े लोग शामिल हैं। जैसे आपके नेता हो गए, जो बड़े बड़े व्यापारी हो गए, ठीक है, बड़े बड़े क्या कहते हैं आपके अधिकारी हो गए, तो इसमें घूसखोरी और रिश्वतकांड में सफ़ेदपोश अपराध कहते हैं, ठीक है इसको। तो ये जो है इस सदरलैंड की जो पुस्तक है ये क्या है आप लोग नोट कर लिया, प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। और मैं जो द सुसाइड आपकी बात कर रहा था वो आपका इनकी नहीं पुस्तक है, वो पता नहीं कैसे दिमाग में चल रहा था निकल गया। वो पुस्तक आपका इमाइल दुखी महोदय का है, द सुसाइड, ठीक है। तो ये आत्महत्या से जुड़ा हुआ है द सुसाइड। ये प्रश्न जो आपका सफ़ेदपोश अपराध से जुड़ा हुआ है, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज में मत रहिएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या हो जाएगा आपका। ये प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 7 फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। ये प्रश्न नंबर 7 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा का रूप नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा का रूप नहीं है। मतलब 3 घरेलू हिंसा का रूप है और 1 घरेलू हिंसा का रूप नहीं है। प्रश्न नंबर 7 आपका कह रहा है ये, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है दहेज मृत्यु, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है यौन उत्पीड़न। ऑप्शन सी कह रहा अपहरण। ऑप्शन डी कह रहा पत्नी का पिटाई करना। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में घरेलू हिंसा, ये ध्यान दीजिए घरेलू हिंसा का रूप नहीं है। तो आपका ये घरेलू हिंसा का रूप देखिए, दहेज मृत्यु आ ही जा रहा है, क्योंकि दहेज के द्वारा जो मृत्यु होता है, ठीक है, दहेज का आरोप ही लगाया तो घरेलू हिंसा के तहत दहेज आता ही है आपका। यौन उत्पीड़न भी ये भी घरेलू हिंसा के साथ आ जाएगा और पत्नी की पिटाई करना ये भी घरेलू हिंसा के साथ आ जाएगा। तो बच्चा का आपका अपहरण, तो अपहरण तो बाहरी लोग करते हैं, घरेलू हिंसा के तहत आएगा नहीं। तो इसका आंसर इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग नोट करिएगा, अपहरण जो है घरेलू हिंसा के तहत नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आप समझ गए होंगे, 7 नंबर भी। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या करा। प्रश्न नंबर 8 आपका ये क्या करा। प्रश्न उत्तर नंबर 8 करा कि निम्नलिखित में से किसने सामाजिक समूहों में समूह की विशेषताओं से आत्महत्या की दरों को जोड़कर आत्महत्या के सामाजिक कारणों की खोज करने का प्रयास किया है। देखिए आत्महत्या से संबंधित प्रश्न आ गया। मैंने कहा ना द सुसाइड इमाइल दुर्खीम का, तो इसमें भी इमाइल दुर्खीम ही आपके इस आंसर में होंगे। मैंने कि पहले आंसर का आप लोगों को बता दिया, ताकि आप लोग खुद ही जानते हैं ऐसे प्रश्न आप लोग गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके सिलेबस में इमाइल दुर्खीम ही हैं, इनको आप लोग अच्छे से पढ़ ही रखे हैं। तो प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित में से किसने सामाजिक समूहों में समूह की विशेषताओं से आत्महत्या की दरों को जोड़कर आत्महत्या के सामाजिक कारणों की खोज करने का प्रयास किया है। तो आपका ऑप्शन है सदरलैंड महोदय। अभी तो आपके चले गए, पिछले क्वेश्चन में आप देख ही लिए। ऑप्शन बी करा दुर्खीम महोदय, यानी कि इमाइल दुर्खीम हो गए, द सुसाइड, जिनकी जो है रचना रही है आत्महत्या से संबंधित, काफ़ी फेमस रही, प्रसिद्ध रही है, ठीक है। और ऑप्शन सी ए मैक्स वेबर महोदय हैं। ऑप्शन डी मर्टन महोदय यानी आर के मर्टन, रॉबर्ट के मर्टन महोदय हैं, ठीक है। तो इसका आंसर इमाइल दुर्खीम महोदय आप लोग जान ही गए, बताने की जरूरत है नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इमाइल दुर्खीम महोदय जो हैं ये आत्महत्या के जड़ों को समाज से जोड़ के कहते हैं कि आत्महत्या का मेन कारण ना कि व्यक्ति स्वयं होता है, बल्कि ये समाज, उसका मेन कारण समाज होता है, जो समाज के प्रभाव के कारण समाज के जो व्यक्ति अवहेलना और दुख को नहीं सहन कर पाता, नहीं झेल पाता, तो वो आत्महत्या करता है। आत्महत्या शब्द का प्रयोग मृत्यु के उन सभी प्रकारों के लिए किया जाता है, इमाइल दुर्खीम की अवधारणा है, जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के सकारात्मक तथा नकारात्मक कार्य का परिणाम होता है, ठीक है। जिसका ज्ञान उसे पहले से होता है कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, यानी कि मैं मरने जा रहा हूँ, तो इसका परिणाम क्या होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या आप सभी का। आइए प्रश्न उत्तर नंबर 9 क्या कह रहा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 9 आपका
ये कह रहा है कि वैश्वीकरण के दृष्टिगत भारतीय अर्थव्यवस्था ने, क्या है प्रश्न नंबर ये 9, ध्यान दीजिए कि वैश्वीकरण के दृष्टिगत भारतीय अर्थव्यवस्था ने क्या किया। ऑप्शन ए, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए विकास के समाजवादी पथ के प्रति कटिबद्धता को दोहराया ही, ऑप्शन ए कह रहा, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा मिश्रित आर्थिक पथ को दोहराया है। ऑप्शन सी कह रहा आत्मनिर्भरता के गांधीवादी मॉडल को दोहराया है। ऑप्शन डी कह रहा आर्थिक नव उदारवाद के लिए दरवाजा खोल दिया है। कौन? वैश्वीकरण की दृष्टिगत भारतीय अर्थव्यवस्था ने, कह रहा ये विकास के समाजवादी पथ के प्रति कटिबद्धता को दोहराया है। ऑप्शन बी कह रहा मिश्रित आर्थिक पथ को दोहराया है। ऑप्शन सी कह रहा आत्मनिर्भरता के गांधीवादी मॉडल को दोहराया है। ऑप्शन डी कह रहा आर्थिक नव उदारवाद के लिए दरवाजा खोल दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर मुझे नहीं लगता कि आप लोग जो है गलत करेंगे, सब लोग थोड़ा सा कॉमन, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप लोग आंसर मार देंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग परीक्षा भवन में जाएंगे तो कूल माइंड से ही प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है ना, जो प्रश्न थोड़ा सा उसमें टेक्निकल होता है, इस टाइप का होता है जो किताब से एकदम नहीं मिलता जुलता रहता है। जैसे आपका राइटर पूछता है, थिंकर पूछता है, तो आप लोग जान ही रहे, पढ़े हैं, उसको याद करके जाएंगे तो मारते हैं, ठीक है। और इस तरह का प्रश्न तो ऐसा तो है नहीं, इस तरह का प्रश्न आपका थोड़ा कॉमन सेंस तो आपको लगाने पड़ता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है ये आप सभी का। ये सब प्रश्न जो है परीक्षा में, इसमें से कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो मैं लेके आया हूँ आपके बीच, जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, और कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 10 आपका क्या कह रहा है। ये कह रहा है देश को जोड़कर वैश्वीकरण का परिणाम हुआ। क्या कह रहा है ये प्रश्न नंबर 10 आपका, कि देशों को जोड़कर वैश्वीकरण का परिणाम हुआ। क्या परिणाम हुआ देशों को जोड़कर वैश्वीकरण का? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा कि उत्पादकों में कम प्रतिस्पर्धा हुआ, उत्पादकों में कम प्रतिस्पर्धा हुआ। तो ये तो हो नहीं सकता मेरे ख्याल से कि उत्पादकों में कम प्रतिस्पर्धा हो ही नहीं सकता, बड़ा होगा कम। ऑप्शन बी करा उत्पादकों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा हुआ, ये हो सकता है। ऑप्शन सी करा देश को दूसरों पर निर्भर बनाना। ऑप्शन डी करा उत्पादकों के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि देशों को जोड़कर वैश्वीकरण का परिणाम हुआ है। तो इसका आंसर उत्पादकों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा बढ़ा है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा कि आपका ऑप्शन बी ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे सही आंसर हो जाएगा ये आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि वैश्वीकरण जो पूंजी, श्रम, प्रौद्योगिकी, वस्तुओं और ज्ञान का राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार निर्बाध संचरण आदान प्रदान किया गया, ठीक है, एक दूसरे देश से जो है, ठीक, या आर्थिक समृद्धि के उद्देश्यों से दुनिया के देशों और व्यक्तियों के मध्य एकीकरण का अंतर्क्रिया है, ठीक है। और वैश्वीकरण क्या है? ये प्रक्रिया जो उच्च क्षमता वाले संचार प्रौद्योगिकी जैसे टेलीफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट को सुगम बनाया। एक तरह से देखा जाए तो यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक प्रक्रिया है जिसमें सीमा, बहुत सारी औपचारिकताएं, आपत्तियां नहीं होती हैं। कह रहा है ना देशों को जोड़कर वैश्वीकरण का परिणाम क्या हुआ, तो उत्पादकों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा हुआ। तो फ्रेंड्स इसको ऐसे आप लोग समझिए कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं हर देश की, जब ये वैश्वीकरण आया, हर देश का व्यापार एक दूसरे से होने लगा तो उसमें प्रतिस्पर्धा अधिक बढ़ गया, क्योंकि जिन कंपनियों का माल अच्छा रहेगा, अच्छी क्वालिटी का रहेगा, उसका डिमांड ज़्यादा रहेगा और उसको लोग ज़्यादा जो पसंद करेंगे तो वो जो है मार्केट में अपनी वैल्यू बनाए रखेगा। जिनका सही नहीं रहेगा तो प्रतिस्पर्धा करेगा ना। जब जैसे एक कंपनी अच्छा बना रहा है, दूसरा खराब बनाएगा, उसका कौन यूज़ करेगा? कोई नहीं लेगा। तो ये जो है प्रतिस्पर्धा बढ़ा है एक दूसरे देश से, क्योंकि अब जब एक दूसरे देश से व्यापार होने लगा तो उसमें ये भी पता चला ना कि किस देश में ज़्यादा विकास मतलब किया है, कि उसके माल अच्छे हैं, ये भी पता चल। जो विकसित देश हैं आप देखते नहीं, चाहे आप कपड़ा उद्योग ही ले लीजिए, कपड़े के क्षेत्र में, या चाहे आप मशीनरी क्षेत्र में ले लीजिए, कल पुर्जों के ले लीजिए, या दूर संचार के ले लीजिए, टीवी ले लीजिए, कूलर, फ्रिज, एसी, कोई भी, या परिवहन विभाग का लीजिए, गाड़ी मोटर ले लीजिए। कहते नहीं आप जाते हैं कि अरे हुंडई की बाइक तो सबसे अच्छी होती है, ठीक है, हीरो की कम अच्छी होती है, टीवीएस है तो महिंद्रा है, ठीक है। आप समझ गए होंगे मेरा कहने का से मार्केट का देशों को जोड़कर वैश्वीकरण का परिणाम क्या हुआ। तो उत्पादकों के बीच
यानी कि जो उत्पादन करता है उनके बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ा है आपस में, प्रतिद्वंद्विता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न नंबर 10 भी आपकी समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 आपका क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 11 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय परंपराओं का 6 फील्ड 6 आयामी यानी 6 फील्ड को, ये प्रश्न 11 कह रहा क्या, निम्नलिखित में से किसने भारतीय परंपराओं को, ये 6 फील्ड नहीं 6 फोल्ड है, 6 आयामी जिसको बोलते हैं, वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। तो आपका ऑप्शन ए करा एम.एन. श्रीनिवासन, ऑप्शन बी करा माइकिम मैरियट महोदय, ऑप्शन सी करा मिल्टन सिंगर महोदय, ऑप्शन डी करा एस.सी. दुबे महोदय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा प्रश्न नंबर 11 का आंसर। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, एस.सी. दुबे महोदय हो गए आपके, एस.सी. दुबे यानी कि श्यामाचरण दुबे महोदय हैं। ठीक है, क्योंकि ये भारतीय परंपराओं का जो 6 फोल्ड यानी कि छायामी वर्गीकरण इन्होंने कर रखा है, इसको प्रस्तुत किया है आपके श्यामाचरण दुबे ने। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न उत्तर नंबर 12 आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है भारत में राष्ट्रवाद ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा उत्पन्न भौतिक दशा का परिणाम है, यह कथन किस विद्वान द्वारा दिया गया है। प्रश्न नंबर 12 आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि भारत में राष्ट्रवाद ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा उत्पन्न भौतिक दशा का परिणाम है। ठीक है, तो ये कथन किस विद्वान द्वारा दिया गया, ये जो कथन है यहाँ से लेके यहाँ तक, यह कथन किस विद्वान द्वारा दिया गया। तो आपका ऑप्शन ए करा डेविड वेकहम महोदय, आपका ऑप्शन बी करा आर बेनिडिक्ट महोदय हैं, ऑप्शन सी करा टी.के. उमन महोदय हैं, ऑप्शन डी करा ए.आर. देसाई यानी कि अक्षयलाल रमणलाल देसाई महोदय का कह रहा है ये। तो प्रश्न नंबर 12 है, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर आपका, ये देखिए ए.आर. देसाई, अक्षयलाल रमणलाल देसाई इनका पूरा नाम है। ठीक है, इन्होंने कहा भारत में राष्ट्रवाद ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा उत्पन्न भौतिक दशा का परिणाम है। ठीक है, ये क्योंकि इनके बारे में आप जान ही रहे हैं, आपके सिलेबस में है, पीजीटी के भी सिलेबस में है, असिस्टेंट प्रोफेसर के भी सिलेबस में है, यूजीसी नेट जेआरएफ के भी सिलेबस में है ये आपके ए.आर. देसाई महोदय। तो ये भारत में राष्ट्रवाद ब्रिटिश उपनिवेशवाद का द्वारा उत्पन्न भौतिक दशा का परिणाम है, इन्हीं का कथन है। ये इनका पूरा नाम आपका प्रोफेसर अक्षय कुमार रमणलाल देसाई है। इन्होंने जान ही रहे हैं, इनका जन्म आप लोग 1915 से 1994 के बड़ौदा में हुआ था। ये मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक रहे हैं, भारतीय समाजशास्त्री। ठीक है, और ये जो है 78 से 80 के बीच जो है अध्यक्ष रहे हैं, जो ये समाजशास्त्रीय परिषद बनाया गया था भारत में, इसके अध्यक्ष रहे हैं। और 1915 में यूनेस्को की एक कार्य योजना जो बनी थी, उसमें भारत के समूह में तनाव के सह निदेशक रहे हैं। जो एक कार्य योजना बनी थी भारत में समूह तनाव, उसके सह निदेशक भी रहे ए.आर. देसाई महोदय थी। देसाई का प्रथम जो कृति थी, जो प्रथम इनकी रचना थी, जो प्रथम बुक थी, नोट कर लीजिएगा, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि। ठीक है, इसका नाम है भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, नोट करके रखिएगा आप लोग। इसमें ये मार्क्सवादी शैक्षिक परिदृश्य के कारण एक नवीन प्रवृत्ति स्थापित करने वाला गौरव ग्रंथ रहा है, इसको माना जाता है इनका मार्क्सवादी, ठीक है, पृष्ठभूमि का ये, ठीक है, राष्ट्रवाद के जनक में। और इसे कहते हैं भारत में समाजशास्त्र के इतिहास के साथ समागम करने वाली ये इनकी सबसे उत्कृष्ट और सम्मानित किट मानी जाती है आपका। ठीक है, कौन सी, ये जो मैंने आपको अभी बताया। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आप समझ गए होंगे, प्रश्न नंबर 12 को। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है आपका, प्रश्न नंबर 13। ये क्या कह रहा है, ये प्रश्न उत्तर नंबर 13 कह रहा है। इसमें एक चीज़ है फ्रेंड्स, आप लोग सोचते होंगे कि मैं केवल बोलता हूँ, लिखता क्यों नहीं। फ्रेंड्स, ये जो मेरा सिस्टम ना, इस पर थोड़ा लिखते हुए नहीं बनता, नहीं तो आपको मैं एक्सप्लेन करके लिख के बताऊँ तो ज़्यादा मज़ा आए। लेकिन क्या करें, थोड़ा सा आप लोग, कुछ दिन की बात है, देख लीजिए, उसके बाद फिर जो है जब सिस्टम अच्छा हो जाएगा तो लिख के ही आप लोगों का बताया जाएगा। ठीक है, पूरा यानी विस्तार पूर्वक, तो क्लास देखने में कुछ और ही मज़ा रहेगी। लेकिन इससे पहले आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। इस क्लास की वजह से आपको अगली क्लास हमारी देखने ही ना पड़े, जो है सिलेक्शन हो जाए, और आप लोग जो है खुद कमेंट करके बताएं कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो वो खुशी जो है मुझे फिर कितनी मिलेगी, जिसकी आप लोग कल्पना ही नहीं कर सकते।
और आप लोगों की खुशी तो भी मेरी खुशी है। ठीक है, देखते हैं प्रश्न नंबर 13 आपका क्या कह रहा है। आइए प्रश्न उत्तर नंबर 13 देखते हैं। ये प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पीजेंट्स एंड पीजेंट सोसाइटीज नामक पुस्तक लिखी। ये पुस्तक है पीजेंट्स एंड पीजेंट सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय, आपका ऑप्शन बी कह रहा टी सनीन महोदय हैं, ऑप्शन सी कह रहा एरिक उल्ब, ऑप्शन डी कह रहा ऑस्कर लेविस। तो इसमें से पीजेंट्स एंड पीजेंट सोसाइटीज नामक पुस्तक किसकी है आप लोग बताइएगा। तो ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या, टी सनीन। ये टी सनीन की है आपका ये पुस्तक। कौन सी पुस्तक, आपका पीजेंट्स एंड पीजेंट सोसाइटीज, इसको नोट करके रखिएगा। ठीक है, ये पुस्तक जो है सन 1971 में प्रकाशित हुई थी। आपका ये टी सनीन का पुस्तक जो है पीजेंट्स एंड पीजेंट्स सोसाइटीज सन 1971 में प्रकाशित हुई थी। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, आप लोग नोट कर लिए कि ये यूजीसी नेट जेआरएफ में ये 2017 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा, प्रश्न नंबर 14 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं सुमेलित है, सही उत्तर का चयन करें। ये प्रश्न नंबर 14 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं सुमेलित है, सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए कह रहा लघु समुदाय। ठीक है, ये ऑप्शन ए कह रहा आपका लघु समुदाय। ये एक तरफ अवधारणा है, यानी कि लघु समुदाय अवधारणा है, इधर ये आपका अवधारणा है, नोट कर लीजिएगा। इधर आपके थिंकर हो गए यानी राइटर हो गए। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है लघु समुदाय रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय की बता रहा। ठीक है आपका, और ऑप्शन बी कह रहा आपका, ऑप्शन बी क्या है, इनवर्सलाइजेशन एंड पैरोकियालाइजेशन, यानी कि इसकी हिंदी आपका है सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण। ये कह रहा मैकिम मैरियट महोदय का। ठीक है, ऑप्शन बी। और ऑप्शन सी कह रहा है प्रभुजात की अवधारणा। ये प्रभुजात की अवधारणा मैक्स वेबर महोदय का बता रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी कह रहा संचयी एवं तितर बितर असमानताएं। ये जो है संचयी एवं तितर बितर असमानताएं, इसकी इंग्लिश जो हो जाएगी नोट कर लीजिएगा आपको, इनक्वालिटीज। ये नोट करिए आप लोग, क्यूमुलेटिव एंड डिसस्पर्ड इनक्वालिटीज। ठीक है, क्यूमुलेटिव एंड डिसस्पर्ड इनक्वालिटीव, यानी कि इसका हिंदी होता है संचयी एवं तितर बितर असमानताएं। ये ऑप्शन डी। ठीक है, ऑस्कर लेविस बता रहा है ये आपका। ठीक है, तो इसका आंसर इसमें क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं, ये सही नहीं ध्यान दीजिए सुमेलित है, सही उत्तर का चयन करें। तो ये लघु आपका ऑप्शन ए हो गया, लघु समुदाय रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय का ये है। बी जो है इनवर्सलाइजेशन एंड पैरोकियालाइजेशन सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण मैकिम मैरियट का, ये भी सही आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन सी ये देखिए, ये प्रभुजात की अवधारणा मैक्स वेबर का थोड़ी ना है, ये तो सबसे पहले आप लोग पकड़ लिए होंगे कि ये एम.एन. श्रीनिवास यानी मशहूर नरसिंह श्रीनिवास महोदय का प्रभुजात की अवधारणा, ये तो काफ़ी फेमस है। तो इसके लिए और संचयी एवं तितर बितर असमानताएं आजकल लेविस का है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों को मिल गया, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट करके रखिएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, ये प्रश्न तो आप समझ ही गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या आपका कह रहा है। प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिए। 15 नंबर आपका प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संदर्भ में किसान आंदोलन का अध्ययन किया है। प्रश्न नंबर 15 आपका कह रहा है ना ये, कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संदर्भ में किसान आंदोलन का अध्ययन किया। ये किसान आंदोलन की बात कर रहा है। तो आपका ऑप्शन ए करा डेविड हार्डीमैन, ऑप्शन बी करा डी.एन. मजूमदार महोदय, ऑप्शन सी करा डी.एन. धनागरे, ऑप्शन डी करा एस.सी. दुबे महोदय यानी श्यामाचरण दुबे महोदय। तो निम्नलिखित में से किसने भारतीय संदर्भ में किसान आंदोलन का अध्ययन किया है, इसका आप लोगों को आंसर बताना है, किस समाजशास्त्री द्वारा ये किया गया है। प्रश्न नंबर 15 ये है। तो इसका आंसर आपका डी.एन. जो है धनागरे महोदय हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा ये डी.एन. धनागरे महोदय। ठीक है, इन्होंने आपका किसान आंदोलन का अध्ययन कर रखा है भारतीय संदर्भ में।
अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है, क्योंकि ये तो आपके प्रश्न है, उसमें कुछ बताने का है नहीं। किसान आंदोलन किसने किया था अध्ययन, तो आपका DN धनागरे महोदय थे ही। ये प्रश्न नंबर आपका 16 है। 16 क्या कह रहा है देखते हैं, प्रश्न उत्तर नंबर 16 आपका, इसको ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 16 आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फूलों की घाटी, प्रश्न नंबर 16 ये कह रहा है। देखिए ये नया प्रश्न है, ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ये प्रश्न अभी मुझे नहीं लगता कि किसी परीक्षा में पूछा गया है ये, या पूछा गया हो तो मुझे नहीं जानकारी है। फिलहाल ये प्रश्न नंबर 16 कह रहा फूलों की घाटी, ठीक है, चमोली जनपद में पुष्पा नदी के समीप स्थित है। देखिए इसमें भी प्रश्न बन रहा, पूछ सकता है फूलों की घाटी जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो चंपा ये जनपद जो है चमोली जनपद के पुष्पा नदी के समीप, ये नदी जो आपका पुष्पा नदी, ये देखिए पुष्पा नदी के समीप चमोली जनपद आपका हो गया स्थित है। तो इस स्थान की खोज निम्नलिखित में से किस अंग्रेज पर्वतारोही, तो ये पर्वतारोही द्वारा किया गया, मतलब कोई किस पर्वतारोही, अंग्रेज कोई है, अंग्रेज पर्वतारोही जो उनके द्वारा इसकी खोज की गई है, किसकी, फूलों की घाटी चमोली जनपद में पुष्पा नदी के किनारे जो है, ठीक है। तो ये चमोली जनपद जो है आपका किस राज्य में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चमोली जनपद किस राज्य में है, तो आपको पता होगा ये उत्तराखंड राज्य में है चमोली जनपद, आप लोग इसको नोट करके रखिएगा, उत्तराखंड, ठीक है, चमोली जनपद। अब फूलों का मतलब उत्तराखंड ही तो है, ये है ना, मसूरी, यानी कि मसूरी की वादियों, पहाड़ियों की वादियाँ, वहाँ जो हमेशा जो है कूल रहता है, गर्मियों में काफ़ी ठंडा रहता है मौसम, इतनी गर्मी नहीं रहती, इसलिए वहाँ काफ़ी, आप जान ही रहे हैं उत्तराखंड में विदेशी पर्यटक काफ़ी जाते हैं। उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा इनकम ही जो है, इनकम ऑफ सोर्स ही है, क्या है आपका, पर्यटकों से है, ठीक है, आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा। तो किसने किया है, किस अंग्रेज पर्वतारोही द्वारा खोज किया गया है, तो आपका ऑप्शन ए करा डेविस ग्लास महोदय, ऑप्शन बी करा एंथोनी गिडेंस महोदय, ऑप्शन सी करा यस स्माइथ, ये ऑप्शन सी करा यस स्माइथ महोदय, ऑप्शन डी करा जॉन मैक ओएस महोदय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी है। आप लोग ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, यस स्माइथ महोदय, ये जो आपके अंग्रेज पर्वतारोही रहे हैं, इन्होंने इसकी खोज की है, फूलों की घाटी जो चमोली जनपद में पुष्पा नदी के समीप स्थित है, ठीक है। देखिए आप लोग, ये फूलों की घाटी चमोली जनपद में पुष्पा नदी के समीप स्थित है। इस स्थान की खोज अंग्रेज पर्वतारोही यस स्माइथ ने किया है, ठीक है, जहाँ पर सैकड़ों प्रजातियों और फूलों की घाटी के यानी विलक्षण यानी अनेकों प्रकार के आपके पादप और फूल पौधा मिलता जाता है। तो इस जो आपकी यस स्माइथ महोदय हैं, इन्होंने वैली ऑफ फ्लावर्स नामक पुस्तक लिखी है, नोट कर लीजिएगा। यस स्माइथ महोदय जो आपके हैं, ये आपके इनकी जो पुस्तक एक है, नोट कर लीजिएगा, क्या है मैं बता रहा हूँ, वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, ये इनकी पुस्तक का नाम है। और ये जो पार्क है, ये भारत सरकार द्वारा 1982 में, भारत सरकार द्वारा कब, सन 1982 में, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, सन 1982 में इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया है, ये, ठीक है, फूलों की घाटी चमोली को, जो पुष्पवती नदी के किनारे है, घोषित किया। और इसे 14 जुलाई 2005 को, कब कह रहा है ये, 14 जुलाई, ये आप नोट कर लिए, 14 जुलाई, ठीक है, 2005 को, क्या है 2005 ईस्वी को, ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने यानी कि यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की यानी वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर रखा है इसको, ठीक है, इस फूलों की घाटी चमोली जनपद में जो है पुष्पा नदी के समीप, ठीक है, 14 जुलाई 2005 को। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे, प्रश्न उत्तर नंबर 16। तो आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका 17 नंबर आ रहा है, ये प्रश्न नंबर 17, ये 17 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है। ये भी देखिए उत्तराखंड से ही प्रश्न आपका बना है, ये प्रश्न नंबर 17, और प्रश्न नंबर 16 भी उत्तराखंड से था, ठीक है।
तो ऐसे प्रश्नों को मैं कह नहीं रहा हूँ कि ये परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, इसीलिए कहता हूँ ना, आप किसी भी स्टेट से हों, आप तैयारी कर रहे हों, तो ये जो हमारी क्लास है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए। तो आपका ये क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 17, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन ए है मंगलेश डबराल, ऑप्शन बी है शिव प्रसाद डबराल, ऑप्शन सी है वीरेन डंगवाल, ऑप्शन डी है गोविंद चातक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ये शिव प्रसाद डबराल हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, शिव प्रसाद डबराल। ठीक है, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड शिव प्रसाद डबराल को कहा जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। तो इसमें कुछ तो ऐसा है नहीं, तो ये पूछ रहा है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है, तो शिव प्रसाद डबराल को। आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 18 आपका ये क्या कह रहा है, प्रश्न उत्तर नंबर 18। ये क्या 18 नंबर प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन द चिपको मूवमेंट, क्या है, द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री के लेखक हैं? ठीक है, ये द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री के लेखक कौन है पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है सुंदर लाल बहुगुणा, ऑप्शन बी कह रहा है चंडी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन सी कह रहा है रमेश चंद्र, ऑप्शन डी कह रहा है शेखर पाठक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, प्रश्न नंबर 18 का। आप लोग ये भी प्रश्न देखिए, उत्तराखंड से ही है। ठीक है आपका, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, नोट करके रखिएगा। शेखर पाठक जो ये आपके हैं शेखर पाठक है, इन्हीं को जो है द चिपको मूवमेंट ये पीपल्स हिस्ट्री के लेखक माना जाता है, लेखक ये हैं। ठीक है, इस पुस्तक के। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। ये प्रश्न भी उम्मीद करता हूँ आप लोग 18 नंबर भी समझ गए होंगे, उसमें है ये क्या लेखक पूछा था, तो लेखक आप लोगों ने देख ही लिया। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 19 आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, प्रश्न उत्तर नंबर 19। आइए देखते हैं 19 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में औद्योगिक समाजशास्त्र का अध्ययन आरंभ किया, यानी कि शुरुआत किया? ठीक है, ये प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत की स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात, यानी स्वतंत्रता आज़ादी के पश्चात भारत में औद्योगिक समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू किया, आरंभ किया, शुरुआत किया इसका? तो आपका ऑप्शन ए रंगराजन और रामा स्वामी कह रहा, ऑप्शन बी कह रहा मेहता और त्रिपाठी, ऑप्शन सी कह रहा सेठ और मेयर्स, ऑप्शन डी कह रहा ब्रेमैन और दास। तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा, प्रश्न तो 19 का। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नोट करके रखिएगा। ऑप्शन सी क्या है, सेठ और मेयर्स ने इसका ऑप्शन सी, क्योंकि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में औद्योगिक समाजशास्त्र का अध्ययन इन्होंने शुरुआत किया है, सेठ और मेयर्स ने आपका। क्योंकि सेठ और मेयर्स जो है इन्होंने 20वीं शताब्दी के द्वितीय दशक के उपरांत समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा के रूप में ये जो मानते हैं क्या कि औद्योगिक समाजशास्त्र की ये इसको मान्यता के रूप में देखते हैं, और कहते हैं सन 1930 के आसपास विद्वानों द्वारा इस शब्द का व्यापक रूप से प्रयोग किया गया है। कौन सा शब्द आप औद्योगिक समाजशास्त्र का? ठीक है, सेठ और मेयर्स ने जो ही किया है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं आपका क्या है, प्रश्न नंबर 20 आपका, ये प्रश्न उत्तर नंबर 20 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये प्रश्न नंबर 20 यानी कि 20 नंबर प्रश्न ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नौकरशाही की अनिवार्य विशेषता नहीं है? प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नौकरशाही की अनिवार्य विशेषता नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा मौखिक संप्रेषण, ऑप्शन बी कह रहा श्रम का विभाजन, ऑप्शन सी करा लिखित नियम, ऑप्शन डी करा अवैयक्तिक संबंध। तो प्रश्न नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, तो मौखिक संप्रेषण, ये इसका आंसर ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न जो करा प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन ए मौखिक संप्रेषण नौकरशाही के अनिवार्य विशेषता नहीं है। बाकी आपका ये
ऑप्शन बी श्रम का विभाजन, ऑप्शन सी लिखित नियम, ऑप्शन डी अवैयक्तिक संबंध। ये अनिवार्य विशेषता नौकरशाही की है, क्योंकि नौकरशाही के जो नियमित कार्यकलापों का विभाजन, सत्ता की वैधानिकता, कर्तव्य परायणता, श्रम विभाजन, लिखित नियम, अवैयक्तिक संबंध, अपीलीय व्यवस्था, फाइल व्यवस्था आदि ये सब आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 20 भी यानी कि 20 नंबर। आइए देखते हैं आपका 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा। 21 नंबर प्रश्न आपका, ये 21 नंबर प्रश्न आपका कह रहा, देखिए क्या कह रहा कि मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में विसंबंध यानी कि विसंबंध का अर्थ होता अलगाव। ठीक है, ये अलगाव देखिए दिया गया यहाँ, यानी क्लियर आपका कर दिया गया। निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है। ठीक है, प्रश्न कह रहा मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में विसंबंध निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है। तो आपका ऑप्शन ए व्यक्ति की अपने, क्या कह रहा है ऑप्शन ए, व्यक्ति की अपने कार्य से विरक्त। ऑप्शन बी कह रहा है एक कर्मकार की अभ्रांति। ऑप्शन सी कह रहा है नेमी कार्य से मुक्त। ऑप्शन डी कह रहा है काम से लगाव। ठीक है, तो 21 का आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोगों को कुछ लोगों का देखिए आंसर आ गया कि ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठे हैं। जो आपको थोड़ा सा अगर लगे कि ये नोट करने लायक है, कठिन है, ये भूल जाएगा, तो उसको नोट कर लीजिए। और क्लास किसी कारण से अगर आप एक बार ठीक से नहीं देख पाते हैं तो दोबारा देख लीजिए, तो चीज़ें आपको जो कन्फ्यूजन की होती है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपका ये प्रश्न। तो समझ ही गए हैं कि अलगाव वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति स्वयं से ही विमुख हो जाता है, यानी कि स्वयं से ही अलग हो जाता है। मनुष्य का जो सार उसकी प्रवृत्ति है। ठीक है, उसकी मतलब उसके प्रवृत्ति में है मनुष्य का, ये नेचर है। उससे जब वह अलग हो जाता है तो वह अलगाव की अवस्था में आ जाता है। तो ये प्रश्न आप तो समझ ही गए हैं। आइए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 20 आपका क्या कह रहा है, ये देखिए। ये कह रहा है मानव विकास सूचकांक का विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। प्रश्न नंबर 22 यानी 22 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि ये मानव विकास सूचकांक का विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी कह रहा है डॉक्टर महबूब उल हक, ऑप्शन सी कह रहा है डॉक्टर आशीष बोस, ऑप्शन डी कह रहा है डॉक्टर मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक का विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। ये प्रश्न देखिए काफ़ी बार पूछा जा चुका है परीक्षा में, यूजी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी में पूछा जा चुका। तो ऐसे प्रश्न का आंसर मुझे नहीं लगता आपका गलत होना चाहिए आप लोगों का से। तो अगर ऐसे प्रश्न आप लोग गलत करते हैं तो परीक्षा से आप सीधे बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप सबका डॉक्टर महबूब उल हक ने हो जाएगा। महबूब उल हक जो है ये कहाँ के हैं आप लोगों को ये भी पता होगा। ये पाकिस्तानी जो है अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री आपके हैं। ये मानव विकास सूचकांक का विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो ये डॉक्टर महबूब उल हक हैं। ये पाकिस्तानी जो है समाजशास्त्री नहीं अर्थशास्त्री, इसको आप लोग जान दीजिएगा। इन्होंने जो है मानव विकास सूचकांक जो इनके द्वारा प्रतिपादन किया गया, ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया। ये सन 2010 के अंतर्गत इसके 3 प्रतिमानों को शामिल किया था इन्होंने। कौन कौन सा आप नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये इसलिए कह रहा हूँ। कौन सा पहला प्रतिमान इन्होंने जो बता रखा है जीवन प्रत्याशा सूचकांक। ठीक है, और दूसरा इन्होंने जो बता रखा है इसको भी नोट कर लीजिएगा, दूसरा है शिक्षा सूचकांक। ये पूछा जाता है इसलिए मैं कह रहा हूँ नोट कर लीजिए कितने प्रकार ये पूछा जाता है कि 3 प्रकार। ठीक है, तो आप सूचकांक ऑप्शन 3 है, आप सूचकांक ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्या क्या है, जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक, आय सूचकांक। ठीक है, तो ये जो है सूचकांक का मान 0 से 1 के मध्य होता है, इनका मानना है। जिस देश के सूचकांक का मान जितना अधिक होता है वह देश मानव सूचकांक की श्रेणी में उतने उच्च स्थान पे आता है, यानी कि उतने ऊपर की श्रेणी में रहता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आप समझ गए होंगे 22 नंबर। आइए देखते हैं आपका ये 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 23,
ये भी प्रश्न देखिए काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। 30 नंबर प्रश्न भी ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एशियन ड्रामा नामक, ये एशियन ड्रामा नामक पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए करा A.G. फ्रैंक, ऑप्शन बी करा जी मिर्डाल, ऑप्शन सी करा समीर अमीर, ऑप्शन डी करा आशीष नंदी। ऐसे प्रश्न का तो आंसर आप गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये सब इजी प्रश्नों की श्रेणी में आता है। अगर ऐसे प्रश्न आप गलत कर दिए ना तो सीधे सीधे आप ये जान लीजिए आपका सिलेक्शन पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो है मेरे भाई बहनों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेरे भाई बहनों, प्रतियोगी छात्र छात्राएं, इसमें से कुछ लोग हमारे भाई होंगे, कुछ बहनें होंगी, कुछ दीदी भी होंगी, कुछ भैया लोग भी होंगे, कुछ भाभी लोग भी होंगे, क्लास कर रहे होंगे। तो आप लोगों सभी से अनुरोध है कि आप लोग ऐसे प्रश्न ना गलत करिएगा, क्योंकि ये सब प्रश्न जो है ना एशियन ड्रामा पुस्तक किसने लिखा ये बार बार पूछा जा चुका है। आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट वगैरह सॉल्व करते होंगे तो आपको ये प्रश्न मिला ही होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आप लोग गलत कर ही नहीं सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जी मिर्डाल। ठीक है, ये आपका मिर्डाल महोदय हैं, आपके एशियन ड्रामा के नामक पुस्तक के लेखक। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न आपका देख लेते हैं क्या है। समय काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा इसलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं ताकि आपका प्रश्न पूरा हो जाए, प्रश्न छूटे भी ना। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 24 ये आपका आ गया। ये प्रश्न नंबर 24 है, कथन और कारण का प्रश्न है। ठीक है, तो कथन ये कारण का प्रश्न है, तो ये आपका प्रश्न नंबर 24। अभिकथन ए क्या कह रहा है, ये अभिकथन ए है, ध्यान दीजिए। ये अभिकथन ए क्या कह रहा है, कह रहा है विकास विषम, क्या कह रहा है, विकास विषम विकास के लिए उत्तरदायी है। विकास जो है विषम विकास के लिए उत्तरदायी है, ये कारण, ये अभिकथन ए कह रहा। तो तर्क आर यानी कि ये तर्कार यानी कारण कह रहा कि विकास सदैव ही पिछड़े क्षेत्रों की कीमत पर होता है। विकास सदैव ही पिछड़े क्षेत्रों की कीमत पर होता है। तो ये कह रहा, फिर देखिए निम्नलिखित कूटों से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, निम्नलिखित कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन ए कह रहा ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी कह रहा ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और ऑप्शन सी कह रहा है ए सही परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है ए गलत परंतु आर सही है। तो अब कथन जो इसका यानी कि कथन है विकास विषम विकास के लिए उत्तरदायी है, ये तो सही है भाई, विषम विकास के। और इसका तर्क जो है विकास सदैव ही पिछड़े क्षेत्रों की कीमत पर होता है क्योंकि विकास विषम विकास के लिए उत्तरदायी है। तो इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ये आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिए, ऑप्शन ए सही आंसर इसका है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास के पर आश्रितता सिद्धांत का अंग नहीं है। ये प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास के पर आश्रितता सिद्धांत का अंग नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा केंद्र प्रधि, ऑप्शन बी कह रहा अल्प विकास, ऑप्शन सी कह रहा क्रोड, ऑप्शन डी कह रहा स्मार्ट सिटी। ठीक है, ये आपका यूजीसी ने जेआरएफ के 2017 में असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, ये बस नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये 25 नंबर। तो इसका आंसर क्या कह रहा है ना कि विकास के पराश्रितता सिद्धांत का अंग नहीं है। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये स्मार्ट सिटी इसके तहत नहीं आता है। ठीक है, बाकी आपका ये जो ऑप्शन ABC है, केंद्र प्रधि है और अल्प विकास है और क्रोड, ये तीनों आता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 26 यानी कि 26 नंबर प्रश्न ये आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 26 ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है सेव प्लेनेट अर्थ का नारा पहली बार कहाँ दिया गया था। ये क्या कह रहा है, सेव प्लेनेट अर्थ का नारा पहली बार कहाँ दिया गया था। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा, ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए क्या कह रहा, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में दिया गया था सेव प्लेट अर्थ का नारा पहली बार। ऑप्शन बी कह रहा जकार्ता शिखर सम्मेलन में दिया गया था। ऑप्शन सी कह रहा कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन में जो है कोपहेगन शिखर सम्मेलन में दिया गया था। ऑप्शन सी कह रहा, ऑप्शन डी कह रहा है आपका ब्राजील शिखर सम्मेलन में सेव प्लेनेट अर्थ का नारा दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप लोग नोट करके रखिएगा। ये प्रश्न जो है
ऑप्शन ए जो है रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में सेव प्लेटनेट अर्थ का नारा पहली बार दिया गया था। ठीक है, क्योंकि ये शिखर सम्मेलन जो है आपका सन 1992 में हुआ था और इस शिखर सम्मेलन में सहमत बनी थी सबकी कि जो भावी पीढ़ियां हैं जो उनके स्वास्थ्य और के सुधार और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए पूर्ण विश्व को मतलब हरा भरा जैव विविधता को बनाए रखने के लिए टिकाऊ विकास के लिए ये रणनीति अपनाएंगे। क्या? सेव प्लेटनेट का अर्थ। ठीक है, तो ये रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में लिया गया था। तो इसका देखिए क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रणनीति अपनाएंगे। क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रणनीति। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 26 भी आप समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या आपका प्रश्न नंबर 27 यानी 27 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना का पहला चरण प्रारंभ किया गया था। ठीक है, प्रश्न समझ गए आप कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में प्रजनन बाल स्वास्थ्य परियोजना का पहला चरण प्रारंभ किया गया था। ये पहला चरण की बात कर रहा। ऑप्शन ए 1995 कह रहा, ऑप्शन ए सन 1995, ऑप्शन बी सन 2000 में, ऑप्शन सी 2005 में, ऑप्शन डी सन 1997 में। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सन 1997। ये नोट करके रखिएगा। ये जो आपका प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना का पहला चरण जो शुरुआत किया गया था सन 1997 में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका क्या है? प्रश्न नंबर 28 नंबर। थोड़ा सा जल्दी कर देते हैं ताकि आपका ये जो है प्रश्न उत्तर 1 घंटे के अंदर मैं कोशिश करता हूँ समाप्त हो जाए। 1 घंटे के अंदर यानी कम समय में अधिक प्रश्न आपका तैयार हो जाए। ठीक है, क्योंकि समय भी आपके पास बहुत कम है। तो ये देखते हैं प्रश्न नंबर 28 आपका क्या कह रहा है। ये कह रहा है किसी दी गई जनसंख्या में जन्म के समय शिशु का जन्म, ओजन और गर्भ की क्षति निम्नलिखित में से मुख्यतः किस कारण से होती है। किसी दी गई जनसंख्या में जन्म के समय शिशु का जन्म, ओजन और गर्भ की क्षति निम्नलिखित में से मुख्यतः किस कारण से होती है। अच्छा, तो ऑप्शन ए कह रहा, ध्यान दीजिए आप लोग, ऑप्शन ए कह रहा अपर्याप्त स्वास्थ्य देखरेख, ऑप्शन बी कह रहा स्त्री की निरक्षरता, स्त्री की निरक्षरता से कोई मतलब है नहीं है, मातृ कुपोषण, ऑप्शन डी कह रहा परंपरागत प्रथाएं, ऑप्शन डी कह रहा परंपरागत प्रथाएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। 28 प्रश्न नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो है आंसर तो आप सभी लोग जो है ग्रामीण से जो जुड़े हैं और जो शहर से सभी को पता है। जो मातृ कुपोषण के कारण ही जो माताओं में कम ओजन होता है या बच्चे कुपोषित पैदा होते हैं, कम ओजन के पैदा होते हैं, तो गर्भधारण जो सही से नहीं होता है, मतलब समय से पहले बच्चे का जो है बाहर आ जाना। ठीक है, तो ये सब कुपोषण के कारण ही होता है, या शिशु का माँ के जो है गर्भ में ही मृत्यु हो जाना। ठीक है, ये सब कुपोषण के कारण ही होता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 29, ये 29 प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि 29 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर सही विकल्प चुने। कह रहा कौन सा सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर विकल्प चुने। और इसमें कोई एक सही नहीं सुमेलित है, इसका मतलब यही हुआ, बाकी सब सही है। रीता मानचंदा, ये प्रश्न नंबर 29 है, आप ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 29, रीता मनचंदा कह रहा द्वंद्व में महिलाएं। ठीक है, क्योंकि ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये इधर देखिए, ये आपके रचनाकार लोग हैं, यानी कि थिंकर लोग हैं, इधर उनके जो है अवधारणा या कथन है। ठीक है, ये तो आपका ये रीता मनचंदा जो मैडम हैं, ये कह रही हैं द्वंद्व में महिलाएं, इनका कथन है। ये आपका ऑप्शन बी है वंदना शिवा, ये कह रही क्या पारिस्थितिकीय नारीवाद। ऑप्शन सी है निर्मला सीतारमण, ये कह रही हैं भारत में महिला आंदोलन की बात करती हैं। ऑप्शन डी कह रहा मार्था ये चैन मैडम, ये सब महिलाएं ही हैं। ठीक है, विधवाओं की
दशा के बारे में बात कर रही हैं। तो प्रश्न नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कह रहा कौन सा नहीं सही सुमेलित है, पहचान कर सही विकल्प चुनें। तो इसका उत्तर आप लोग बताइए कौन सा सही नहीं चुनित है। तो इसका आंसर देखिए साफ साफ पता चल रहा है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्मला सीतारमण। ये इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि ये जो आपका निर्मला सीतारमण है मैडम हैं, ये वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं। ठीक है, जो वर्तमान सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी की सरकार, उसके निर्मला सीतारमण जो है मैडम ये वित्त मंत्री हैं। ठीक है, भारत सरकार की। और ये जो है भारत में महिला आंदोलन, ऑप्शन सी ही है ना इसका आंसर, ये भारत में ये महिला आंदोलन, तो ये आपका देख ही रहे हैं, ये निर्मला सीतारमण नहीं है, गलत हो गई। तो इनके स्थान पे फिर कौन होगा? ये नीरा देसाई मैडम है। क्या आप लोग नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को, ये नीरा देसाई मैडम है, नीरा, ठीक है, देसाई मैडम है। ठीक, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इस पर थोड़ा मैंने बताया ना, आपसे लिखते नहीं बनता, नीरा देसाई मैडम आप लोग नोट कर लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ, नीरा देसाई मैडम। ठीक है, और ये भारत में महिला आंदोलन की जो है यही मानी जाती हैं आपके, ना कि निर्मला सीतारमण। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आप लोग समझ गए होंगे। और ये जो आपकी रीता मनचंदा, वंदना शिवा, माथा ए चैन आप लोग देखे होंगे, ये यूजीसी नेट जेआरएफ और इसमें का असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछी जाती हैं। ये पीजीटी वाले थोड़ा सा ध्यान दें, इसमें ये पीजीटी वालों में नहीं पूछा जाता ये प्रश्न। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 30। आइए देखते हैं क्या आप कह रहा है आपका प्रश्न उत्तर नंबर 30। ये कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय, प्रश्न नंबर 30 आपका कह रहा है उच्चतम न्यायालय दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित लिंग संबंधी मुद्दों से कौन सा वर्ष 2013 में एक अधिनियम, क्या अधिनियम बना? ठीक है, उच्चतम न्यायालय, कुल मिलाकर उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार जो है निम्नलिखित जो है लिंग संबंधी जो मुद्दा था उसमें से कौन सा वर्ष ऐसा था 2013 में कि एक अधिनियम बना है? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है ये दहेज मृत्यु की बात कर रहा है, ऑप्शन बी ऑनर किलिंग अधिनियम बना है, ऑप्शन सी कह रहा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के अधिनियम, ऑप्शन डी कह रहा घरेलू हिंसा। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस का प्रश्न है, थोड़ा सा आप लोग पढ़े होंगे तो इसका आंसर दे पाएंगे, और नहीं तो नहीं। ये भी प्रश्न यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जा चुका, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 का, तो ये जो अधिनियम 2013 में बना है, कार्यस्थल पर क्या है? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से लेकर जो हमारी माताएं एवं बहनें हैं, ठीक है, जो जॉब वगैरह करती हैं, कोई प्राइवेट जॉब, कोई सरकारी जॉब, ठीक है, तो वहाँ पर यौन उत्पीड़न की जो संभावनाएं रहती थी उन्हीं को लेकर ये कोड जो है सशक्त हुआ, सशक्त दिशा निर्देश जारी किया है इन मुद्दों के लेके। इसलिए आप जान रहे हैं ना कि 8 बजे के बाद शाम को, यानी कि रात में 8 बजे के बाद किसी महिला को जो है आप काम नहीं ले सकते, यानी कि आप इस गैर कहीं पे। ठीक है, ये इस नियम के तहत है, आप लोग जानते होंगे इस चीज़ को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर ये 31 क्या कह रहा है? ठीक है, ये देखिए प्रश्न थोड़ा बड़ा आ जाएगा, हाँ आ जाएगा फ्रेंड। ये 31 कह रहा है आपका कि निम्नलिखित लेखकों में से कौन सा एक लेखक सही नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित, प्रश्न नंबर 31 ये नोट कर लीजिएगा कि निम्नलिखित लेखकों में से कौन सा एक लेखक सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर सही उत्तर चुनिए, यानी यहाँ भी सही नहीं सुमेलित है। तो ये ऑप्शन ए कह रहा आपका, ठीक है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है? एक तरफ देखिए इसमें भी आपके ये लेखक हो गए, ये वाला एरिया आपके लेखक हैं, ठीक है, और ये वाला आपका एरिया जो है उनके पुस्तकें हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये करीन कपाड़िया, ये क्या है? करीन कपाड़िया हैं। तो ये कह रहे हैं कि शिवा एंड हर सिस्टर्स जेंडर कास्ट एंड क्लास इन रूरल साउथ एशिया, शिवा एंड हर सिस्टर जेंडर कास्ट एंड क्लास इन रूरल साउथ एशिया। ये ऑप्शन बी राधा रतूड़ी, ये ऑप्शन बी राधा रतूड़ी। ये क्या है? वुमन एंड किंसअप कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव ऑन जेंडर इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, ऑप्शन सी है ये वीणा अग्रवाल,
ये है ए फील्ड ऑफ वंस ओन जेंडर एंड लैंड राइट्स इन साउथ एशिया। ये ऑप्शन डी है। क्या है ऑप्शन डी? उर्वशी बुटालिया। ये स्पीकिंग पीस वुमेन्स वॉइस फ्रॉम कश्मीर। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए है। आप लोग एक बार और देखिए, ऑप्शन ए करीन कपाड़िया। ये इनका जो है पुस्तक है शिवा एंड हर सिस्टर्स जेंडर कास्ट एंड क्लास इन रूरल साउथ एशिया पर है। ठीक है, ये ऑप्शन भी जो राधा रतूड़ी है बता रहा है इनका है कि वुमेन एंड किंगशिप कॉपरेटिव पर्सपेक्टिव ऑन जेंडर इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया बता रहा है इनका पुस्तक। और बीड़ा अग्रवाल का बता रहा है ए फील्ड ऑफ वंस ओन जेंडर एंड लैंड राइट्स इन साउथ एशिया। ऑप्शन डी करा उर्वशी बुटालिया। स्पीकिंग पीस वुमेन्स वॉइस फ्रॉम कश्मीर की बात ये कर रही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? कह रहा है इसमें से कौन सा सही नहीं सुमेलित? ये सही नहीं सुमेलित था, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें से कौन सा सही नहीं सुमेलित। आप लोग भी फटाफट इसका आंसर दीजिएगा जो है 31 प्रश्न नंबर का। तो ये देखिए आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है आपका? ये सही आंसर है। तो ऑप्शन नोट करके रखिएगा। देखिए मैं इसको आप लोगों का हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग गलती ना करें, नोट करके रख लीजिएगा। ये आपका वुमेन्स एंड किंगशिप जो है कॉपरेटिव पर्सपेक्टिव ऑन जेंडर इन साउथ एंड साउथ ईस्ट इंडिया ईस्ट एशिया है जो पुस्तक की लेखिका आपकी, ये राधा रतूड़ी मैडम नहीं है। ठीक है, ये राधा रतूड़ी नहीं है, ये लीला, क्या नाम है इनका? लीला दुबे मैडम है। आप लोग नोट करिए, इस पे बताए ना, लिखते नहीं बनता फ्रेंड, लीला दुबे। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नाम तो क्लियर हो ही रहा है आप लोगों को, तो ऐसा तो है नहीं क्लियर आवाज़ नहीं हो रही, तो लीला दुबे। ठीक है, और इनकी जगह जो राधा रतूड़ी मैडम है, ये राधा रतूड़ी मैडम के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा आप लोग। राधा रतूड़ी मैडम ये उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये राधा रतूड़ी मैडम उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देखते हैं आप लोगों का क्या है। अगला प्रश्न 32 नंबर क्या कह रहा है आपका? ये 32 नंबर आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, पहचान कर सही विकल्प चुने। ठीक है, यही कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, पहचान कर सही विकल्प चुने। तो ऑप्शन ये प्रश्न नंबर 32 है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। लीला दुबे, देखिए यहाँ भी लीला दुबे मैडम है, भाई नाम क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। लीला दुबे मैटरनिटी, क्या कह रहा है? मैटरनिटी, लीला दुबे मैटरनिटी एंड इस्लाम। ठीक है, कह रहा इसमें भी। और ऑप्शन भी है कि शारदामनी मैटरनिटी ट्रांसफॉर्मेट की बात कर रही हैं। और टी नोग, ये क्या है? टी नोगबी जेंडर एंड खासी फैमिली स्ट्रक्चर की बात कर रही हैं। ऑप्शन डी कह रहा है आपका ये उपयुक्त सभी। तो इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सही सभी सुमेलित है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये प्रश्न जो लीला दुबे मैडम का मैटरनिटी एंड इस्लाम है, ऑप्शन बी के शारदामनी का मैटरनिटी ट्रांसफॉर्मेड है, और टी नोगबी जेंडर एंड खासी फैमिली स्ट्रक्चर। ये प्रश्न आपका जो है ना यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा जा चुका है। ठीक है, 2017 में, आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। अगला प्रश्न आपका देखते हैं, क्या थोड़ा जल्दी कर लेते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो जा रहा है, तो अगर ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर इतना मज़ा नहीं रह जाता। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, क्या प्रश्न नंबर 33 आप लोगों का। 33 क्या कह रहा है, आइए ध्यान देते हैं। कह रहा सामाजिक अस्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ठीक है, 30 नंबर, सामाजिक अस्थिरीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो ये प्रश्न ऐसा है 33, सामाजिक अस्थिरीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। ये प्रश्न परीक्षा में इतनी बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए कह रहा कूले, ठीक है, चार्ल्स हट्टन कूले महोदय हो जाएंगे पूरा नाम। ऑप्शन बी कह रहा किंग्सले डेविस, ऑप्शन सी कह रहा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी कह रहा मैक्स वेबर।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। किंग्सले डेविस महोदय हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इनका आंसर हो जाएगा। ये जो प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक अस्थिरीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो किंग्सले डेविस महोदय। ये प्रश्न देखिए कितनी अधिक बार पूछा है। यूपी पीजीटी 2021 में पूछा है, उत्तराखंड प्रवक्ता में 2020 में, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में, उत्तराखंड जीआईसी 2018 में, आपका यूपी जीआईसी 2017 में, यूपी पीजीटी 2016, 2013, 2000 में, राजस्थान जो है प्रवक्ता 2014 में, और यूजीसी ने जेआरएफ 2016, 2012 में पूछा जा चुका है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017, उत्तराखंड जो है असिस्टेंट प्रोफेसर 2017। देखिए लगातार काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ऐसे प्रश्न आप लोग जो है नोट करके रखिएगा। जो सामाजिक अस्थिरीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो किंग्सले डेविस, आप लोग रट डालिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, क्योंकि समय ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर आपका ये क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 34, ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि सामाजिक अस्थिरीकरण है समाज का क्या है, सामाजिक अस्थिरीकरण समाज का क्या है। ऑप्शन ए पेशागत विभाजन कह रहा, ऑप्शन बी कह रहा भाषागत विभाजन, ऑप्शन सी कह रहा आपका सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन, ऑप्शन डी कह रहा क्षेत्रीय विभाजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन। ठीक है, प्रश्न अनुसार आपका आंसर यही हो जाएगा। सामाजिक अस्थिरीकरण जो है, सामाजिक अस्थिरीकरण है समाज का क्या, सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन। आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये यूपी पीजीटी 2021 में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, आप लोग इसको नोट करके रखिएगा। आइए प्रश्न नंबर आपका अगला प्रश्न क्या है, 35 है। 35 जो है क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में, प्रश्न नंबर 35 कह रहा है निम्नलिखित में से किसका यह मानना था कि जनजातियों को सांस्कृतिक स्वायत्तता होनी चाहिए, ये किसका मानना था। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा डीपी मुखर्जी यानी ध्रुवराज प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन बी सुरजीत सिन्हा, ऑप्शन सी एसएल दोषी, ठीक है, ऑप्शन डी निर्मल कुमार बोस यानी कि इनके बोस। ठीक है, तो ये किसका मानना था कि जनजातियों का सांस्कृतिक स्वायत्तता होनी चाहिए। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इस ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन बी सुरजीत सिन्हा महोदय का मानना था कि जनजातियों को, किसका मानना था, सुरजीत सिन्हा महोदय का। देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया, मानना था कि जनजातियों को सांस्कृतिक स्वायत्तता होनी चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं यानी सांस्कृतिक स्वायत्तता मतलब क्या है, कल्चरल जो है ऑटोनॉमी, मतलब सबको आज़ादी मिलनी चाहिए। ठीक है, सांस्कृतिक रूप से ये लिखते हैं जनजातियों के बारे में सुरजीत सिन्हा, कहते हैं जनजातियाँ जो है पारिस्थितिकी, जनांगीय अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और सामाजिक व्यवहार में निर्जातिक समूहों से पृथक हैं। उनकी यह ऐतिहासिक छवि ही जनजातियों को हिंदू जातियों से अलग करती है और उन्हें यह जनजातीय पहचान के रूप में उपलब्ध कराती है, यानी जनजातीय पहचान के रूप में वो जाने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। फ्रेंड्स, आज आप सभी के लिए 35 प्रश्न ये थे। उम्मीद करता हूँ ये 35 प्रश्न आपके समझ में अच्छे से अच्छे से आ गया होगा। और जो है ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। और अगली क्लास आपको जो है किस टॉपिक पे, किस प्रकार का चाहिए, थिंकर पे चाहिए कि इसी तरह जो है प्रैक्टिस सेट पे ही चाहिए आपका जो है, ये इसी तरह नहीं कि आप लोगों को प्रैक्टिस ही करना है। तो ये चीज़ें आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और क्लास को जो है चलते चलते आप लोग जो शेयर ना किए हैं शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों की एक लाइक है ना फ्रेंड्स, आप लोगों को जो एक लाइक है यही मेरी ताकत है। ठीक है, और आप लोग जो है अगर सब्सक्राइब चैनल को कर लेंगे तो आप लोगों का हमारे क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। आप लोगों का परीक्षाएं निकट तो ही है, आप लोग इस क्लास का बेनिफिट उठाइए। मैं तो आपसे यही जो है बार बार रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि ऐसे इम्पॉर्टेंट क्लास का जो है आप लोग अपना ऐसा ना हो, ऐसे इम्पॉर्टेंट क्लास को आप ना देखें और फिर बाद में किसी कारणवश देखें, फिर लगे कि अरे यार ये सब तो प्रश्न यहीं से मिले हैं। अगर इस क्लास को देख लिए होते तो क्लास में काफ़ी हमको उपयोगी साबित हो गया होता परीक्षा भवन में जो है, यहाँ से तो काफ़ी प्रश्न मिल रहे हैं। तो ऐसी नौबत ना आए, तो इस क्लास को आप लोग ज़रूर देखा कीजिए फ्रेंड्स, और क्लास को शेयर कर दीजिए। जो है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच जो है, थैंक यू फॉर वॉचिंग सभी फ्रेंड्स का।